आप देख रहे हैं शापित डायरी। आओ आपको आज ले चलते हैं एक डरावनी कहानी की ओर। अगर आपको डर लगता है तो आप ना देखें, क्योंकि फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम पीयूष पांडे है और मैं पटना का निवासी हूं। यह सिर्फ कुछ साल पहले की बात होगी जब मैंने गलती से एक ऐसी मुसीबत को मोल ले लिया था जिसको जब मैं आज भी याद कर लेता हूं तो मेरी रूह कप कपा उठती है। डर के मारे मेरा पूरा बदन सनसनी मचा देता है। तो आइए जानते हैं मेरे साथ हुआ एक ऐसा डरावना किस्सा जिसको जानने के बाद शायद आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है शनिवार की शाम से, जब मैं अपने मामा के लड़के पवन के साथ इधर उधर घूम रहा था। इसी बीच मेरे मामा के लड़के, या यूं कहे कि मेरे बड़े भाई पवन ने बोला, अरे यार, तूने सुना है सावर आपू को मौत का खेल कहा जाता है। वैसे तो मैं और मेरा मामा का लड़का एक फ्लैट लेकर पढ़ाई करने के लिए रहा करते थे, लेकिन जब मैंने सुना कि वह किसी भूत प्रेत जैसी चीजों के बारे में बात कर रहा है तो मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। और फिर मैंने उससे बोला, लेकिन भाई ऐसा वहां पर क्या है कि लोग उसे मौत का खेल कहते हैं। फिर उसने जो बताया वह सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए। दरअसल उसने बताया कि वह जिस स्थान की बात कर रहा है वहां पिशाच की बस्ती है। कहते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं, और वह केवल कच्चा मांस ही नहीं खाते बल्कि उस इंसान को दुनिया से ही गायब कर देते हैं, यानी कि हड्डी समेत पूरे इंसान को चबाकर खा जाते हैं। अब यह बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई, पहली बार किसी से ऐसा सुना है कि कोई भूत प्रेत इंसानों को खा भी जाते हैं। हालांकि लोगों का कहना होता है कि किसी के अंदर भूत प्रेत का साया हो जाता है तो वह खुदकुशी कर लेता है, लेकिन यह पहली बार किसी ने मुझे बताया था कि भूत पिशाच ऐसे भी होते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं। मेरी बात सुनकर पवन एकदम से हंस पड़ा और उसने बोला, जितना तुझे इन बातों पर विश्वास है मुझे भी उतना ही विश्वास है। मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन लोगों का कहना है, इसीलिए मैंने तुझे बता दिया। उसके बाद मैंने अपने बड़े भैया पवन से बोला, लेकिन भैया यार, एक बार चलकर तो देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन मेरे बड़े भाई पवन ने मना कर दिया, क्योंकि वो इस तरह का कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पवन भाई के भरोसे उनके पास छोड़ा था और वह नहीं चाहता था कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। तो ऐसे में वह अक्सर मेरी इन बचकानी हरकतों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता था और मुझे इस तरह की चीजों को इग्नोर करने के लिए बोलता था। मैंने भी वैसा ही किया और फिर इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब हम फ्लैट में पहुंचकर पढ़ाई करने लगे तो अचानक ही मेरे फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया। जब मैंने उसे ओपन किया तो नोटिफिकेशन किसी फंक्शन पार्टी की तरफ से आया था। ठीक से देखने पर पता चला कि हम थोड़ी देर पहले जिस रोड की बात कर रहे थे उसी इलाके की रोड पर एक फंक्शन होने वाला था और उस फंक्शन में लड़कियां नाचने के लिए आएंगी। वैसे तो मेरे मामा के लड़के को अगर मैं किसी भी फंक्शन में जाने के लिए बोलता तो वह उसके लिए साफ साफ इनकार कर देता, लेकिन जब वह सुंदर लड़कियों का नाम सुनता था तो चाहे कितनी भी दूर फंक्शन चल रहा हो वह जाने के लिए तैयार हो जाता। फिर मैंने अपने मामा के लड़के को इस बारे में बताया तो पहले तो उस मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मगर फिर उसने अचानक से कहा, तो भाई एक काम करते हैं, हम दोनों अपनी बाइक लेकर निकलते हैं ना। इस पर मैंने पवन भैया से बोला, लेकिन भैया, आपने तो बताया था कि वह रास्ता बड़ा खराब है और रात में वहां भूत पिशाच भटकते हैं, तो आपको क्या लगता है हमें बाइक लेकर चलना चाहिए या फिर बिना बाइक के ही चलना चाहिए? मेरी बात सुनकर पवन भैया एक बार सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, हम यहां से बाइक लेकर ही निकल जाएंगे। ऐसे में अगर हमें घर जल्दी लौटना होगा तो भी हम जल्दी घर लौट आएंगे, वरना बस के निर्धारित समय पर आना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी पवन भैया की बात कहीं ना कहीं ठीक ही लगी, तो हमने प्लान बनाया था कि हम शाम होने से पहले ही घर लौट जाएंगे। लेकिन फिर जब हम लोग तैयार होकर घर से निकले तो हमें दोपहर के 2 बज गए और उसके बाद मैं और मेरा भाई पवन, हम दोनों अपनी बाइक लेकर निकल गए। जब हम अपनी बाइक लेकर निकले थे तो बाइक के अंदर पेट्रोल की टंकी फुल थी। ऐसे में हमें रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। फिर हम लोग तो दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास उस फंक्शन में पहुंच गए।
दरअसल हमने देखा कि वह फंक्शन बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा था। वहीं पर मौजूद कुछ लोगों की बात सुनने पर हमें पता चला कि इस फंक्शन के अंदर रात को बहुत ही कम लोग बचेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि रात में यहां पर कुछ कच्चे कलवे भटकते हैं जो आसपास भटकने वाले लोगों को मौत के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। ये बातें सुनकर मुझे और पवन भाई को इस बात पर कोई विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पवन भैया ने बोला कि हमें इस तरह का खतरा नहीं उठाना चाहिए और समय रहते ही अपने घर पहुंच जाना चाहिए। और इसी तरह हम दोनों आपस में बातें करते करते वहीं पर वक्त गुजारने लगे। फिर हमने देखा कि वहां पर बड़ी खूबसूरत लड़कियां नाच रही थीं और उनके नाच को देखकर हमें काफी सुकून भी मिल रहा था। ऐसे में हम दोनों थोड़ी देर और वहीं पर रुकना चाहते थे। फिर ऐसे थोड़ी देर के इस बहाने में हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। और जैसे ही रात के 11 बजे तो मेरे पवन भाई ने बोला, भाई अब तो रात के 11 बज गए हैं यार, अब हम दोनों को यहां से निकलना ही होगा। उसकी बात सुनकर मैंने भी सोचा कि अब सही समय है यहां से निकलने का। फिर जब हमने अपने पीछे घूमकर देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल हमने देखा कि शाम को जो लोग हमारे पीछे बैठे हुए थे, अब उनमें से बहुत ही सारे लोग एक एक करके अपने घर जा चुके थे। महज कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे, और शायद वह वही लोग थे जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी, या फिर वह बस में सफर करने वाले लोग थे। फिर हम जैसे ही वहां से निकलने वाले थे तो वहीं के एक आदमी जो हमें अच्छी तरह से जानता था, उनका नाम रामदेव था, उसने हमें एक छोटी सी चेतावनी देते हुए बताई कि तुम लोगों को अब फूंक फूंक कर ही कदम रखना है, क्योंकि अब तुम लोग जिस रास्ते पर सफर करने वाले हो वो रास्ता तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला। उस आदमी की बातें सुनकर हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मेरे पवन भैया ने उस आदमी से पूछते हुए बोला, लेकिन भाई साहब आपको कैसे मालूम कि वह रास्ता बहुत ही भयानक है? फिर हम दोनों एक बार उस आदमी की तरफ ही देखने लगे, लेकिन उसने सामने से हमें कोई भी जवाब ही नहीं दिया। उसकी खामोशी यह बता रही थी कि जरूर वह उसी तरह की बातें करने में इंटरेस्ट रखता था जिस तरह की बातें कुछ देर पहले यहां पर बाकी लोग कर रहे थे। तभी मेरे पवन भैया ने बोला, अरे अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहुत ही संभल कर जाएंगे और मैं अपने इस छोटे भाई को तो पूरा ख्याल रखूंगा। पवन भैया की बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। वैसे तो हम दोनों भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हमें डर था कि कहीं कोई छोड़ ना मिल जाए, क्योंकि ऐसा कई बार होता था कि रास्ते में सफर करते हुए हमें जेब कतरे मिल जाते थे, जो अक्सर फोन के साथ साथ बाकी चीज भी छीन लेते थे और फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाते थे। फिर उसके बाद मैं और पवन भैया जल्दी से उस फंक्शन हॉल से बाहर निकले और सीधा अपनी बाइक के पास पहुंच गए। तो हमने देखा कि बाहर की तरफ अब एक भी बाइक दिखाई नहीं पड़ रही थी। वहां पर जितने भी साधन खड़े थे उनमें सभी गाड़ियां ही थीं, और बाकी वहां पर एक की दुख की बस भी खड़ी नजर आ रही थी, जो शायद लंबे सफर वालों की थी। उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की और पवन भैया को अपने पीछे बैठा लिया। हालांकि पवन भैया ड्राइव तो करना चाहते थे, लेकिन नया नया ड्राइवर होने की वजह से मुझे बाइक चलाने का काफी ज्यादा शौक था, और यही शौक मेरे लिए खतरा बन जाएगा यह मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी सोचा तक नहीं था। उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की और हम दोनों भाई आराम से रास्ते को काटने लगे। फिर हमने देखा कि रास्ते के आजू बाजू में हमें ना ही तो कोई खेत नजर आ रहा था और ना ही दूर दूर तक कोई मकान बना हुआ था। रास्ते के बगल में था तो सिर्फ झाड़ियों का विशाल सा मंजर। बाइक की हेडलाइट की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई नजर आ रही थी। चारों तरफ का माहौल एकदम सामान्य दिखाई पड़ रहा था, और इतने में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे और मेरे पवन भैया हम दोनों को हैरान करके रख दिया। दरअसल हमने देखा कि एक परछाई हमारी बाइक के साथ साथ भाग रही थी, और वह परछाई हमारे बाइक के साथ इतनी तेज गति से भाग रही थी कि हम उसे देखकर बुरी तरह से हैरान थे। पहले तो हमें लगा कि शायद बाइक के आजू बाजू में कोई लकड़ी लटक गई होगी, लेकिन जब उस परछाई ने बहुत देर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो हम समझ गए कि यहाँ कुछ तो अजीब है। हमने वहां इधर उधर देखने की भी कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। पहले तो हमें लगा कि शायद सड़क के इधर उधर से जानवर हमारे साथ साथ भाग सकता है, पर ऐसा भी कुछ नहीं था। सच में
ये थोड़ा अजीब था। इतने में मेरे पवन भैया ने बाइक का ब्रेक लगाने को बोला। फिर मैंने तुरंत ही अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया और बाइक जैसे रुकी तो मैंने अपने पवन भैया से पूछा, अरे भैया, आपने अचानक बाइक क्यों रुकवा दी? अगर हमारे आसपास ऐसी कोई भला महसूस हो रही हो तो हमें उसको नजरअंदाज करना चाहिए। इस वक्त तो हम इस चीज को भ्रम भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इस सब हमारी आंखों के सामने था। दूसरे पल जब हमने फिर से उस परछाई की तरफ देखने की कोशिश की तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल हमने देखा कि अब वो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। उसके बाद मैंने पवन भैया से बोला, भैया, आप इन सब बातों को छोड़ो और सिर्फ आप रास्ते पर ध्यान रखो, हमें किसी भी परछाई पर ध्यान नहीं देना है। पवन भैया ने भी मेरी बात मान ली और उसके बाद पवन भैया खुद आगे आकर ड्राइव करने लगे और मैं उनके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। पिछली बार जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरे भैया को पीछे की तरफ बैठकर बड़ा डर लग रहा था। उन्हें बार बार अजीब सी परछाइयां नजर आ रही थी। हालांकि मुझे वह परछाई सिर्फ एक बार ही नजर आई थी, लेकिन मेरे भैया का कहना था कि उन्हें केवल एक ही नहीं बल्कि कई अजीब अजीब परछाइयां नजर आई थीं, जो दिखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। मुझे अपने भैया की बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उन्हें बाइक ड्राइव करने का ऑफर दिया था। फिर उसके बाद बाइक जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी तो उसके साथ ही साथ सफर भी खत्म होता जा रहा था। लेकिन इतने में ही मेरी नजर बगल में पड़ रही रोशनी पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस रोशनी में मुझे कोई विशाल सा जानवर भागता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस जानवर की बनावट किसी बंदर से मिलती जुलती हो। अब की बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पवन भैया से कहा, अरे भैया, मुझे तो इस बगल वाली झाड़ी के ऊपर अजीब सी परछाइयां नजर आ रही हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि यहां पर कुछ तो अजीब है, लेकिन तुम तो मेरी बातें सिर्फ मजाक लग रही थी, लेकिन अब तुम खुद अपनी आंखों से ही देख लो। मुझे अपने भैया की बातें सुनकर विश्वास होने लगा कि साला यहां पर जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने अपने भाई से बोला, लेकिन भैया, यह परछाई भागती हुई क्यों नजर आ रही है और आखिर यह है क्या चीज? हम दोनों इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि अचानक ही वह परछाई हमसे आगे निकल गई और फिर वह बीच रास्ते में आकर खड़ी हो गई। इस बार वो परछाई मेरे साथ साथ मेरे भाई को भी नजर आई, लेकिन उन्होंने बाइक की रफ्तार को कम नहीं किया और हमारी यही सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही हमारी बाइक उस परछाई के ऊपर से गुजरने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाइक किसी दीवार से टकराई हो। एक बार में ही हम दोनों अपनी बाइक से उछलकर नीचे गिर पड़े और उसके बाद क्या हुआ वह सब मैं कुछ पलों के लिए भूल सा गया। मैं और पवन भैया दोनों इस तरह से बाइक से गिरे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। और उसके बाद जब हमने उठकर इधर उधर देखने की कोशिश की तो हमने पाई कि हम दोनों सड़क के ऊपर गिरे हुए थे और दोनों ही जख्मी हालत में थे। पवन भैया का पूरा बदन छिल सा गया था। उनके शरीर पर अलग अलग जगह पर खर्चे बनी हुई थी और खून बह रहा था। फिर इसी बीच मैंने पवन भैया को सहारा देकर उन्हें उठाने की भी कोशिश की। हम दोनों किसी तरह से उठकर बैठ गए और इतने में हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई बच्चा एकदम से रोने लगा हो। यह आवाज हमारे यहां आसपास से ही आ रही थी। हम दोनों इस आवाज को सुनकर हैरान हो गए थे। साथ ही अब हम दोनों को डर भी लगने लगा था, क्योंकि जैसा कुछ देर पहले एक आदमी ने बताया था कि इस रोड पर कच्चे कलवे रहते हैं जो इंसान का खून पीते हैं। ठीक वैसा ही हो रहा था, जो उस कच्चे कलवे के बाद बाकी का बच्चा कच्चा काम उनके पूर्वज यानी भूत पिशाच कर देते हैं, जो इंसानों का मांस खाने के साथ साथ उनकी हड्डी तक नहीं छोड़ते। अब यह सुनने में इतना ज्यादा डरावना लग रहा था तो आप इमेजिन कर सकते हैं जिस इंसान के साथ ही सब बीत रही होती है, आखिर उसकी क्या हालत होती होगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को सड़क के ऊपर से उठाया और पवन भैया को भी सहारा देकर उन्हें भी सड़क के बगल में लाकर छोड़ दिया। हम दोनों की बाइक भी अब जवाब दे चुकी थी। जब हमने अपनी बाइक के ऊपर ध्यान दिया तो हमने पाया कि बाइक का चैन सॉकेट टूट चुका था। इसका मतलब साफ था कि अब हम बाइक को पैदल भी नहीं घसीट सकते थे। अब वो पूरी तरह से खंड रही थी। अब यहां से बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था यहां से पैदल चलने का रास्ता। लेकिन मेरे पवन भैया
अपनी उस महंगी बाइक को वहां पर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी उन्होंने बोला कि चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बाइक को यहां पर छोड़कर नहीं जा सकता हूं। उसके बाद मैंने किसी तरह से अपनी भैया को समझाया कि अब तक बाइक की चैन सॉकेट टूट चुकी है और इस हालत में हम अपनी बाइक को नहीं ले जा सकते। अगर हम उसे घसीट नहीं की भी कोशिश करेंगे तो टायर की रिंग में पैंट हो जाएगा और उसके बाद वह बिल्कुल खराब हो जाएगी। दोस्तों, मेरी बात सुनकर पवन भैया को भी यह बात सही लगी और उन्होंने मेरे कहे मुताबिक अपनी बाइक को साइड में लगा दिया और हम दोनों किसी तरह पैदल पैदल वहां से निकलने लगे। मैंने अपने पवन भैया को अच्छी तरह से समझा दिया था कि अब तो हमें इस हैवानियत भरे रास्ते में फूंक फूंक कर कदम रखना है। जैसा कि वहां पर उन लोगों ने हमें बताया था, हमें किसी भी मोड़ पर कोई भी गलती नहीं करनी है और अगर हम किसी भी गलती को अंजाम देते हैं तो फिर हमारे लिए वह बहुत ही भयानक हो सकता है। मेरी बात सुनकर पवन भैया ने भी अपना सर हिलाया और उसके बाद हम दोनों डरे सहमे कदमों के साथ उस रास्ते पर सफर करने लगे। हम दोनों की हिम्मत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन वह कहते हैं ना, जब आपके पीछे मौत पड़ी हो तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे साथ भी इस टाइम पर कुछ ऐसा ही हो रहा था। हमें लग रहा था कि यह रास्ता काटना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन हमारी इन उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब हमने देखा कि सामने की दिशा में हमें फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। पिछली बार जब हमने इस तरह की आवाज को सुना था तो हमारे साथ एक भयानक घटना घटी थी और इस बार फिर से इस तरह की आवाज को सुनकर मेरे और पवन भैया के रोंगटे खड़े हो चुके थे। दरअसल हम दोनों की हालत अब खराब होने लगी थी। तभी पवन भैया ने बोला, डर से डरेंगे तो शायद ये काली ताकतें और भी भयानक बन जाएंगे। मुझे भी पवन भैया की बातें काफी हद तक सही लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से आज इन काली शक्तियों ने अपना भूचाल मचाया हुआ था, उस हिसाब से अगर हम इससे मात खाकर पीछे हट जाते तो यह उल्टा हमारे ऊपर ही ज्यादा हावी होने लगती। इसलिए हमें इनसे डटकर सामना करना था। ऊपर से हमें इंतजार था कि कब कोई गाड़ी या बस वाला हमें किसी तरह से लिफ्ट दे दे ताकि हम अपनी जगह तक पहुंच सके, क्योंकि अगर इस वक्त हमें अपनी जान बचानी थी तो किसी भी तरह से कोई साधन पकड़कर यहां से निकलना था। और यहां इतनी रात को साधन पकड़ना हमारे लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था। फिर भी किसी तरह से हम दोनों एक उम्मीद जगाए हुए थे कि कोई गाड़ी वाला आएगा और हमें लिफ्ट देकर हमें हमारी सही राह तक छोड़ देगा। अब हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई बस या गाड़ी वाला पहुंचे और हमें इस मौत के मंजर से बाहर निकाल दे। बस या गाड़ी का तो पता नहीं, पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे वह बच्चे की रोने की आवाज हमें और भी तेज गति से सुनाई दे रही थी। लेकिन हम दोनों ने अपने कदमों की रफ्तार को कम नहीं किया। हम लगातार आगे की तरफ चलते जा रहे थे और हमने ठान लिया था कि अब जो होगा वह देखा जाएगा। हमें किसी तरह से इस रास्ते को पार करके आगे निकलना ही पड़ेगा। हम इस बात से अच्छी तरह से रूबरू थे कि अगर हमारी मुलाकात किसी शैतान से हुई तो हम दोनों की मौत भी हो सकती है। लेकिन हम यह भी अच्छी तरह से जानते थे, अगर हमने पीछे की तरफ जाने का फैसला किया तो फिर हमारे साथ कोई भी भयानक हादसा हो सकता है। एक तो हमारी बाइक इस बीच रास्ते में खंड रही थी और दूसरी तरफ हमें यहां से गुजरने के लिए कोई बस या फिर गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में हमारे लिए मुसीबतें तो लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका सॉल्यूशन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी या फिर यूं कहे कि कोई बस हमारे पीछे आ रही थी। एक बार के लिए जब हमने पीछे घूमकर देखने की कोशिश की तो हमने देखा कि यह केवल एक हेडलाइट ही थी, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि यह कोई गाड़ी ही थी। उस गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद हम दोनों वहीं पर खड़े होकर यह उम्मीद करने लगे कि शायद यह गाड़ी वाला हमारे पास ले जाकर अपनी गाड़ी रोक ले, ताकि हम दोनों भी अपनी जान बचाकर यहां से आराम से निकल जाएं। जैसा हमने सोचा था हुआ बिल्कुल वैसा ही। उस गाड़ी वाले ने एकदम से गाड़ी को रोक लिया और हमारे बगल में लाकर आहिस्ते से बोला, क्यों भाई साहब, कहीं जाना है क्या? आपको कहो तो आगे तक आपको छोड़ दूं। उसकी इस बात ने मानो हमें अमृत पान करवा दिया था। मैंने उस आदमी को अपने की तरफ से जवाब देते हुए बोला, भाई साहब, कृपया करके आप हमें हमारे इलाके तक छोड़ दीजिए। आपका बहुत भला होगा। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
मेरी ये लफ्ज सुनकर उस आदमी ने तुरंत ही अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोल दिया और हमें गाड़ी के अंदर बैठने को बोला। गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने सबसे पहले उस आदमी से पूछा, भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप यहां इस रास्ते पर इस तरह से ड्राइव तो कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी गाड़ी की एक ही हेडलाइट को क्यों जला रखा है? आप अपनी गाड़ी की दोनों हेडलाइट भी तो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि पहले आपकी गाड़ी की दाएं तरफ की हेडलाइट ऑन थी और उसके बाद आपने उसको बंद करके बाएं तरफ की हेडलाइट को ऑन कर दिया। मेरी बात सुनते हुए उस आदमी ने बोला, देखो भाई साहब, मुझे पता है आप दोनों इस समय मुसीबत में हो, इसीलिए मैं आपके सामने इस चीज का जिक्र करूं, आपको और भी ज्यादा डरावने जैसा होगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस रास्ते पर जितना मैंने सफर तय किया है उतना शायद ही कोई करता होगा, इसलिए मैं आप दोनों को सही सलामत आपके इलाके तक छोड़ दूंगा। आप बस मन ही मन में सोचना कि इंसान के रूप में आपको भगवान मिल गया था, जिसने आपकी जान बचाकर आपको सही अड्डे तक छोड़ दिया। उस आदमी की बातें सुनकर अब मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब मुझे उस आदमी पर यकीन होने लगा कि यह आदमी हमें किसी भी तरह से सही सलामत हमारी जगह तक छोड़ देगा। इधर पवन भैया की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वह तो कुछ बोलने के भी मूड में नहीं थे। जब से हम गाड़ी के अंदर बैठे थे तब से वह उस आदमी को शक की निगाहों से देख रहे थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उन्हें इस तरह से लिफ्ट देकर आगे तक भी छोड़ सकता है। वह बार बार मेरी तरफ देखकर उस आदमी पर शक करने की कोशिश करते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी पर पूरी तरह से विश्वास बना हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आदमी हमें कोई धोखा नहीं देगा। फिर एक बार के लिए जब हमने अपने रास्ते पर ध्यान दिया तो हमने देखा कि हमें फिर से उस गाड़ी की एक हेडलाइट की रोशनी में ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर उस गाड़ी के साथ साथ भाग रहा है। वह बिल्कुल उसी तरह का दिखने वाला था जिस तरह का हमने अपने बाइक के देखा था। उसको देखने के बाद हम दोनों की हवा टाइट होने लगी, लेकिन उस ड्राइवर के चेहरे पर इस चीज का कोई असर ही नहीं था। वह बस सामने देकर आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी मैंने उस ड्राइवर से कहा, भाई साहब, वो हेडलाइट की रोशनी में क्या भाग रहा है? इस पर उसने बोला, मैंने आपको पहले कहा था कि आपको डरना नहीं है। शायद ये घटना आपके साथ पहले भी हो चुके हैं। इस पर हमने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद उस ड्राइवर ने बोला, आप टेंशन मत लीजिए, बस 2 मिनट का और रास्ता बचा है, उसके बाद मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा। इसी बीच उस आदमी ने अपनी गाड़ी के हेडलाइट को बंद कर दिया और गाड़ी अब उस अंधेरी पड़ी सड़क के ऊपर ही भागने लगी। अच्छी बात तो यह थी कि उस गाड़ी के अलावा वहां आसपास कोई दूसरा साधन नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में यह हमारे लिए एक बेनिफिट था। फिर उस आदमी ने हमें ठीक उसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर हमारा फ्लैट बना हुआ था। हम दोनों अपने आप को सही सलामत देखकर विश्वास नहीं कर रहे थे कि हम उस भयानक रास्ते से इतनी आसानी से बचकर लौट गए। दोस्तों, फिर उस आदमी ने बताया कि दरअसल तुम लोग अपनी बाइक की रोशनी में जिस जीव को देख रहे थे, अगर वहां तुमने अपनी बाइक के हेडलाइट को बंद कर दिया होता तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देता और उन कच्चे कलवोए एक जवाब होता है। फिर बाद में हमने उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और किसी तरह से अपनी जान बचाकर हम अपने घर आ गए। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी एक सच्ची भूतिया कहानी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।